दो इकाई कंप्लीट कर चुके हैं। पहली इकाई, दूसरी इकाई प्रमुख अवधारणाओं के बारे में, पहली इकाई में 4 चैप्टर थे और जैसे पहला न्याय, दूसरा शक्ति सत्ता वेदता, तीसरा धर्म, चौथा स्वतंत्रता व समानता। फिर इकाई नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता। अब नंबर 3 जो है विद्यार्थियों, इकाई 3 प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं। इकाई 3 प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं। प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, ये भी 10 नंबर की इकाई है विद्यार्थियों। 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है। प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं। इसमें आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों उदारवाद। अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर होगा 8 नंबर, चैप्टर नंबर 8 है। 4 पहली इकाई में पढ़े, 3 दूसरी इकाई में पढ़े, 4 और 3 7, और ये तीसरी इकाई का पहला चैप्टर है। यानी संख्या की दृष्टि से ये कौन सा चैप्टर हुआ? 8वां चैप्टर हुआ। अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो अब ये जो राजनीतिक अवधारणाएं शुरू होगी उनमें सबसे पहली अवधारणा है विद्यार्थियों उदारवाद, जिसको हम 11th में भी बढ़िया तरीके से हमने उदारवाद पूरे चैप्टर को पढ़ा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उदारवाद है क्या। 11th में हमने पढ़ा विद्यार्थियों उदारवाद, लिबरलिज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिबरलिज्म। ये उदारवाद लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। लिबर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। जैसे आपने पढ़ा लिबर्टी, लिबर्टी में क्या था? स्वतंत्रता। तो इसी प्रकार ये भी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बात है। तो जो चौथा चैप्टर पढ़ा आपने पहली इकाई का, स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता वाली अवधारणा इस उदारवादी अवधारणा से मिलती जुलती है। कैसे? अब शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है तथा राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करती है। राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करती है और व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिक से अधिक मिले, इस बात पर बल देती है और मानती है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
यही उदारवादी विचारधारा विद्यार्थियों आगे जाकर के पूंजीवाद के तौर पे विकसित हुई। पूंजीवाद का ही रूप है। तो एक दो अवधारणाएं जो बातें हैं मिलती जुलती है विद्यार्थियों, इस विचारधारा में हम पढ़ेंगे। इस पूरी प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में 4 टॉपिक रहेंगे हमारे विद्यार्थियों। उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, 4 चैप्टर रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे भी आपके राजनीति विज्ञान जब भी आप पढ़ोगे ये अवधारणाएं आगे काम आएगी विद्यार्थियों। अब बात करें विद्यार्थियों उदारवाद की, तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता पर बल देती है। बस व्यक्ति को स्वतंत्रता दो भले, क्योंकि वो विवेकशील प्राणी है। उसने व्यक्ति ने राज्य को बनाया, राज्य ने व्यक्ति को नहीं बनाया है। इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है और राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो उदारवाद है ये स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है, जबकि समाजवाद जो है वो समानता पर आधारित है। अब इसमें स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। अब किसी के साथ में बुरा हो रहा है या कोई गरीब इससे प्रभावित हो रहा है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को आप खुली स्वतंत्रता दे दो, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की विजय होगी। जो योग्य होगा वो जिएगा बस, ठीक है ना। किसी को कोई संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाजवाद ये कहता है कि समाज के अंदर समानता होनी चाहिए, ताकि गरीब अधिक गरीब नहीं हो और अमीर अधिक अमीर नहीं हो। तो जिस प्रकार से समाजवाद समानता पर जोर देता है, उसी प्रकार उदारवाद स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। ठीक। अब बात करें विद्यार्थियों उदारवाद की। अब उदारवाद का अर्थ क्या है? उदारवाद का अर्थ, तो विद्यार्थियों उदारवाद लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। किसका? लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के लिब्र शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? लिब्र। लिब्र शब्द से बना है। लिब्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्र। ठीक। अब यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। राज्य के सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करती है। सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करती है तथा व्यक्ति को विवेकशील
प्राणी मानती है। सीधी बात है, उदारवाद सिर्फ और सिर्फ लिबरल शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर है। बस व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने दो। अब इसमें भी आगे दो विचारधाराएं पनपेगी। जिस प्रकार से आपने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ा, इसी प्रकार इसमें भी दो प्रकार की स्वतंत्रता होगी। तो उदारवाद भी दो प्रकार का होगा, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। तो अगर विद्यार्थियों बात की जाए व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानने की, तो ये विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति खुद विवेकशील प्राणी है, उन खुद का विवेक है, उसने राज्य को बनाया है, राज्य कृत्रिम संस्था है, इसलिए राज्य को सिर्फ प्रहरी राज्य का काम करना चाहिए, प्रहरी का काम करना चाहिए, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं, मुख्य जो बात है वो इसी बात पर आधारित है कि उदारवाद स्वतंत्रता पर आधारित विचारधारा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों उदारवाद का उदय व विकास कैसे हुआ। उदारवाद का उदय व विकास। अगर उदारवाद के उदय व विकास की बात की जाए तो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है विद्यार्थियों, राजशाही व पोपशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप। पंद्रहवीं शताब्दी तक पूरे विश्व के अंदर राजशाही और पोपशाही का वर्चस्व था। यूरोप के अंदर देखा जाए विद्यार्थियों मुख्यतः, यानी ये जो मध्यकाल था, ये मध्यकाल राजनीति का अंध युग था, क्योंकि लोगों के पास न स्वतंत्रता थी, न अधिकार थे, बंधनों में जकड़े हुए थे, न किसी को विचार अभिव्यक्त करने की किसी प्रकार की स्वतंत्रता थी। सिर्फ और सिर्फ राजशाही और पोपशाही का बोलबाला था। राजा यानी राजशाही और पोपशाही का गठजोड़ इतना मजबूत था कि पोप पादरी जो होते थे वो राजतंत्र का समर्थन करते थे, वो राजाओं की नियुक्ति करते थे, और राजा वगैरह जो हैं वो इन पोपशाही का आदर करते थे, क्योंकि इनकी सत्ता इन पोप पादरियों के ऊपर निर्भर थी। क्योंकि ये अगर नियुक्त नहीं करते या धार्मिक दृष्टि से योग्य नहीं मानते तो राजा को अपदस्थ कर देते थे। और पोप पादरी को राजा इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी सत्ता उन पर निर्भर थी, और पोप पादरी इसलिए मानते थे राजा महाराजाओं को क्योंकि टैक्स से संबंधित इनके पास में गिरजाघरों के माध्यम से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी, उनके ऊपर ना कोई टैक्स लगता था, ना इनको कोई कर देना पड़ता था। ठीक है ना। तो इतनी अकूत संपत्ति के माध्यम से वे ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। कई धार्मिक कर लगा दिया करते थे
और लोगों से उस धार्मिक कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते थे और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। राजा महाराजा कुछ भी नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन्होंने कोई फतवा जारी कर लिया, धार्मिक दृष्टि से हमारे विरुद्ध कुछ विद्रोह कर दिया, तो हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और पोप पादरी राजशाही को इसलिए मानते थे कि राजा वगैरह है तब तक तो हमारा ये काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, संपत्ति भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, हम विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा कर, धार्मिक टैक्स लगा करके लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये 15वीं शताब्दी तक ऐसा चला जहां पर जनता सिर्फ रूढ़िवादी अवधारणा के अंदर इनकी जी दूरी में लगी हुई थी। किसी के अंदर यह साहस नहीं था कि वो राजा का या पोप का विरोध करे। यहां तक कि ऐसे ऐसे टैक्स शुरू कर दिए, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां पे टाइट नाम का एक धार्मिक कर लिया जाता था। इसी प्रकार इनके अंदर भी देखें तो इस प्रकार से टैक्स लिया जा रहा था कि भाई पाप विमोचन पत्र बेचे जा रहे थे। पाप विमोचन पत्र खरीदो, सीधे स्वर्ग की टिकट खरीद लो, और अगर आपने पाप विमोचन पत्र नहीं खरीदा तो पापों से मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, और पाप विमोचन पत्र खरीदे ही आपके सारे पाप जो हैं धुल जाएंगे। पाप विमोचन पत्र पे कौन मोहर लगाता था? पोप लगाता था। अब ऐसे लाइनें लगती थी उस पाप विमोचन पत्र को खरीदने के लिए, जैसे कि राशन खरीदने के लिए लाइनें लग रही है आज की लॉकडाउन के अंदर। आप देखते हैं ये हालात थे लोगों के, अरे पाप विमोचन पत्र खरीदना पड़ेगा नहीं तो सीधे नरक में जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। सिर्फ मोहर लगाई, 200 रुपये दिए, आपको पाप विमोचन पत्र मिला, बस आपकी स्वर्ग के अंदर टिकट पक्की है, नरक में नहीं जाओगे। ऐसे लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेला जा रहा था। सेवा नारोला जैसे विद्वानों ने अगर बीड़ा उठाया विरोध करने का, तो उसे चौराहे पे जिंदा जला दिया, ताकि लोगों को पता चले कि इस प्रकार से कोई और विरोध नहीं करे। यानी एक तरीके से अंधयुग था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस राजा या पोप के विरुद्ध कोई एक शब्द भी कहे। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों एक विचारधारा का उदय हुआ 16वीं शताब्दी के अंदर। 16वीं सदी में उदारवाद का उदय हुआ। किसके विरोध स्वरूप? राजशाही और पोपशाही के विरोध स्वरूप जो है 16वीं सदी में उदारवाद का उदय हुआ। 1815 में इंग्लैंड में प्रथम बार उदारवाद शब्द का प्रयोग हुआ। उदारवाद शब्द का प्रयोग हुआ। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदारवाद शब्द का प्रयोग कब और कहां पर पहली बार हुआ? तो 1815 के अंदर, और कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर विद्यार्थियों उदारवाद शब्द का पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ। और यह क्रांतिकारी दर्शन के रूप में था, जिन्होंने राजशाही और पोपशाही को व्यवस्था को क्या किया? चैलेंज किया। ऐसे समय में पुनर्जागरण हुआ। नंबर 2, पुनर्जागरण की देन। इटली के अंदर पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागना।
लोग आज तक धर्म के छाये में जी रहे थे, अंधविश्वास के छाये में जी रहे थे। जब धार्मिक आंदोलन हुए, छापे खाने का आविष्कार हुआ, जो पोप पादरी वगैरह कहते थे हे शांत रह जाओ, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अब पता नहीं बाइबल में लिखा हुआ है या नहीं, क्योंकि बाइबल हर किसी के पास में उपलब्ध नहीं थी, सिर्फ धर्माधिकारियों के पास में ही बाइबल होती थी, क्योंकि छापा खाना था नहीं, छपे कहां पे। जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, लोगों के हाथों में बाइबल पहुंचने लगी, तो लोगों को पता चला रे भाई ये तो डपोड़ी बना रहे, ऐसा बाइबल में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं कि भाई आपको पाप विमोचन पत्र खरीदना पड़ेगा या पोप पादरियों को आपको इतनी आवभक्त करनी पड़ेगी। ईसा मसीह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो इस प्रकार से जब पुनर्जागरण की देन हुई, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और धार्मिक आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन, इनके परिणाम स्वरूप जो हैं विद्यार्थियों, कौन सी विचारधारा अस्तित्व में आई? उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। तो पुनर्जागरण व धार्मिक सुधार व धार्मिक सुधार आंदोलन के फलस्वरूप क्रांतिकारी उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। क्रांतिकारी उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। तो ये पुनर्जागरण की देन है, रिनेसा, पुनर्जागना। जब लोग पुनः जागने लगे, इतने दिन तो धर्म के छाये में सोए हुए थे, अंधविश्वास के छाये में सोए हुए थे। जब लोग जागने लगे और धार्मिक सुधार, धर्म में सुधार के लिए लोगों ने जो बीड़ा उठाया, उनके परिणाम स्वरूप ही ऐसी क्रांतिकारी विचारधाराओं को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हैं इन उदारवाद के अंदर नकारात्मक उदारवाद का जन्म हुआ। किस उदारवाद का जन्म हुआ? नकारात्मक उदारवाद का जन्म हुआ। अब जैसे आपने स्वतंत्रता के भी दो रूप पढ़े, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में आपने क्या पढ़ा? यानी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, राज्य को व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक मतलब नहीं, राज्य को व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता में आपने क्या पढ़ा? सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव। नहीं का बोध होता है तो नहीं, हस्तक्षेप नहीं करें, नकारात्मक। सकारात्मक स्वतंत्रता में आपने क्या पढ़ा? कि व्यक्ति के कार्यों में आवश्यक होने पर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी प्रकार जो है हमारे, जैसे स्वतंत्रता के आपने दो रूप पढ़े थे, वही दो रूप इसमें भी नजर आ रहे हैं। नकारात्मक उदारवाद का उदय, नंबर 3। नकारात्मक उदारवाद का उदय। पहले नकारात्मक उदारवाद का उदय हुआ 17वीं 18वीं सदी का उदारवाद। 17वीं 18वीं सदी का उदारवाद कैसा था? नकारात्मक उदारवाद था। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों।
जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंदर हॉब्स, लॉक, रूसो, ये जो सामाजिक समझौतावादी विचारक थे, उनमें जो हॉब्स है, हॉब्स तो निरंकुश राज्य की बात करता है, सब कुछ राजा के लेवियाथन की बात करता है कि राजा तो एक लेवियाथन के समान होना चाहिए, निरंकुश, सब कुछ उसके अंडर, लोग देखते ही नाम से कांप जाए, ऐसे राजा की कल्पना करता, ताकि क्या है कि अराजकता को समाप्त किया जा सके। लेकिन जॉन लॉक कहता है कि भाई देखो, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार जॉन लॉक ने प्रकृति प्रदत्त अधिकार माने और उदारवादी विचारधारा का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या की। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब नकारात्मक उदारवाद यह कहता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी राज्य हस्तक्षेप नहीं करें, व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, बस हस्तक्षेप नहीं करें, नकारात्मक है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, क्योंकि वो खुद विवेकशील प्राणी है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, वो ऐसा काम करेगा जिससे अपना हित होता हो, और अपने हितों को बढ़ावा देगा तो समाज का हित, प्रत्येक व्यक्ति का हित बढ़ेगा तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, योग्यतम की विजय होगी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा, तो हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा, तो हर कोई अमीर बनना चाहेगा, तो सीधी बात है समाज अपने आप मेहनती, प्रगतिशील और अमीर बन जाएगा। और अगर किसी को संरक्षण की नीति अपनाई तो वो निठल्ले हो जाएंगे कि अपने को तो चौंस दी है, वो छुगा भी देगा हमको, तो ऐसी धारणा बना लेंगे। इसलिए नकारात्मक उदारवाद जो बात है वो 17वीं 18वीं सदी का उदारवाद जो है ऐसा है। जॉन लॉक को 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति उदारवाद की प्रथम विजय थी, उदारवाद की प्रथम विजय थी। क्यों थी? क्योंकि इसके अंदर स्वतंत्रता का समर्थन किया गया और राजा को अपना पद छोड़ना पड़ा, और विलियम और मैरी को पद दिया उन्होंने, वो बिना कोई रक्तपात से दिया, ठीक है ना, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं इस क्रांति को, गौरवपूर्ण क्रांति को। तो वहां रक्तहीन क्रांति हुई और उस विलियम मैरी को अपने अधिकार मिल गए, राजा ने कुर्सी छोड़ दी और उन्होंने जो है लोगों को धीरे धीरे स्वतंत्रता देनी शुरू की। इसलिए 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विद्यार्थियों उदारवाद की प्रथम विजय मानी जाती है। अगर देखा जाए तो इसमें एडम स्मिथ है, समर्थकों की बात करें एडम स्मिथ, बेंथम, लॉक, स्पेंसर, ये आदि समर्थक थे जो कहते थे कि व्यक्ति के कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
फिर नकारात्मक में बाद में अगला आता है विद्यार्थियों सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद, यह सकारात्मक उदारवाद विद्यार्थियों आधुनिक उदारवाद था 19वीं सदी का। यानी 19वीं सदी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने उदारवाद को सकारात्मक रूप प्रदान किया। उदारवाद को कौन सा रूप प्रदान किया? सकारात्मक रूप प्रदान किया। आज तक कहते थे कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि राज्य को आवश्यक बुराई समझने की बजाय एक सकारात्मक अच्छा ही समझा जाने लगा। राज्य को सकारात्मक अच्छा ही समझा जाने लगा। यानी राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, एक सकारात्मक क्या है? अच्छा ही है। ठीक है ना? यह समझा जाने लगा कि राज्य जो हैं वो एक नकारात्मक न होकर के सकारात्मक व्यक्ति की सत्ता में सहयोग देता है। अगर राज्य नहीं होगा तो फिर जंगल राज स्थापित हो जाएगा, फिर वही वापस प्राकृतिक स्थिति आ जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए इतना स्वतंत्रता ठीक नहीं है। जेएस मिल ने कहा ना कि ठीक है आप छड़ी घुमाओ, लेकिन छड़ी तब तक घुमा सकते हो जब तक वो दूसरे के नाक को टच नहीं करे। ऐसी छड़ी घुमा दो कि दूसरे के नाक ही ले जाए तो वो स्वतंत्रता क्या काम की? यानी स्वतंत्रता होगी आपके पास, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्रता को क्या किया जाएगा? सीमित किया जाएगा, क्योंकि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई नहीं। ये तो कहते हैं आवश्यक बुराई है, राज्य को तो खत्म कर देना चाहिए। क्या मतलब राज्य फालतू बार बार कानूनों के माध्यम से प्रतिबंध लगाता? नहीं, राज्य एक अच्छा ही है और सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। 20वीं सदी में 20वीं सदी की बात की जाए विद्यार्थियों, 20वीं सदी में मैकाइवर व लॉस्की ने इसे नए रूप में पेश किया। इसे नए रूप में पेश किया। अब 5वीं बात है मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। मार्क्सवाद वर्गविहीन, संपत्तिविहीन व राज्यविहीन समाज की कल्पना है। मार्क्सवाद ने वर्गविहीन, संपत्तिविहीन व राज्यविहीन समाज की कल्पना की। तथा उदारवाद ने संविधानवाद, विधि का शासन, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, आदि की कल्पना की। अब उस समय मार्क्सवाद जो है विद्यार्थियों हावी हो रहा था 20वीं सदी के अंदर।
मार्क्स जो हैं बहुत प्रसिद्ध हो रहा था और मार्क्सवाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, दुनिया के ऊपर हावी हो रहा था, लोग कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ बढ़ रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। एक तरफ ये साम्यवादी विचारधारा के, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे और एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे। ऐसी स्थिति के अंदर उदारवाद ने इसको चैलेंज दिया, क्योंकि आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर लड़ा गया तो मुख्य दो विचारधाराएं थी, एक तरफ पूंजीवादी थी और एक तरफ साम्यवादी थी। तो पूंजीवादी विचारधारा उदारवाद का समर्थन कर रही थी और साम्यवादी विचारधारा मार्क्सवाद का समर्थन कर रही थी। तो इन विचारधाराओं के वजह इतना लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला, 50 वर्ष तक दुनिया को इस कोल्ड वॉर में जकड़े रखा। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों ये कह रहे कि वर्ग विहीन, संपत्ति विहीन, राज्य विहीन समाज होना चाहिए, जब उदारवाद ने कहा कि ऐसे समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते जहां पे अराजकता हो। संविधानवाद होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता मिले, ऐसी समाज की कल्पना की जाए तो ही इस दुनिया का भला हो सकता है। तो एक जिस समय एक विचारधारा प्रसिद्ध हो रही थी, एक चैलेंज के तौर पे सामने एक कल्याणकारी विचारधारा उभर करके सामने आई। वो कौन सी विचारधारा थी? वो थी विद्यार्थियों उदारवाद। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद को चैलेंज करना था। तो ये बातें हुई। पहली बात राजशाही और पोपशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप, दूसरी बात पुनर्जागरण की देन, फिर नकारात्मक उदारवाद का उदय, सकारात्मक उदारवाद का उदय और मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जो है विद्यार्थियों ये विचारधारा उभर करके सामने आई। तो इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं कि उदारवाद का उदय और विकास समझाइए, तो ये 5 बिंदु आपको समझाने पड़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।